3 1 2 तो होगा, फिर आगे भी बढ़ता है। तो देखो हमारा जो डिज़ाइन था वो कुछ ऐसा था कि हमें तीन ये रखने थे, ए बी सी। अब वो तीन और चार हो कितने भी हो सकते थे, हमें तो बस लॉजिक बनाना है। तो हमें पता है कि ये कौन से की पर है 0, ये कौन से की पे है 1, और ये कौन से की पे है 2। 0 1 2 इन कीज पे है। जो 2 पे है उसको आगे कहाँ जाना चाहिए, 0 पे। जो 0 पे है उसे कहाँ जाना चाहिए, 0 प्लस 1 पे। ठीक है। और जो 1 पे है वहां उसे कहाँ जाना चाहिए, 1 प्लस 1 पे। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिक की कि हमें प्लस 1 आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए प्लस 1 नहीं बढ़ेंगे जो सबसे लास्ट में है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे जो सबसे लास्ट में है, हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे जो कहाँ पे हैं, फर्स्ट या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कहीं भी है, लेकिन जो लास्ट में है उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इसी लॉजिक को सोचते हुए हमें वो कोड बनाना है, बस इतना सा ही सोच दिमाग में रखना है। 6 है ना। ठीक है, ऐसे तीन बॉक्सेस, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तीन बॉक्सेस हो गए। इसको पेरेंट को तो हमने ऐसे ही बनाया था, और इनके नीचे हमें वो बटन चाहिए था जो आगे की तरफ मूव करेगा। हाँ, बात कर लो। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गए। तीनों के ऊपर मैं कुछ इमेजेस भी ले आता हूँ। तीनों के लिए इमेजेस भी ओरिजिनल ही लानी पड़ेगी हमें, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा वो। वहीं पे लगाई थी ना हमने भी ओरिजिनल। क्या राहुल कुछ कहना चाहते हो तब तक। वो तो क्या होता है, वो चेंज हो जाती है ना, रिफ्रेश करने पे चेंज होती है ना, तो वो फिर पता नहीं चल पाता है मतलब। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, हम चाहते हैं कि 0 वाला 1 पे आए और 1 वाला 2 पे जाए और 2 वाला 0 पे जाए, यही लॉजिक लगाना है। तो बॉक्सेस का क्या करो, एक एरे बना लो। अब वो कैसे बनेगा,
वेरिएबल बॉक्सेस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सॉरी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम बॉक्स, एक एरे बन जाएगा। क्या इस एरे के एक एलिमेंट को हम निकाल सकते हैं? आ जाओ। फॉर वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1, सॉरी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बॉक्सेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल लॉग बॉक्सेस के एरे पे आई। तो इससे क्या होगा, ये तीनों आ गए निकल के, 1 2 3 तीनों आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर इसको चलाना है किसी चीज के क्लिक पे, ऑन क्लिक मूव इट नाम से आपने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन मूव इट, और ये कोड मैं मूव इट के अंदर डाल देता हूं। तो इससे क्या होगा साउथ, जब बंदा क्लिक करेगा तब कोड चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं दिखेगा, पहले से क्लिक किया तब ये एक करके निकल के आए। अब पहला लॉजिक तो बहुत सिंपल है। पहला लॉजिक क्या कहता है कि आप इसको अब इसमें क्योंकि हमें चेंज करना है तो हम लोगों को एक और वेरिएबल रखना पड़ेगा, उसको समझाता हूं मैं पहले आपको। पहले क्या करो, फर्स्ट को सेकंड में मूव करना है। मतलब पहली बार जब लूप चलेगा तो 0th की वाला फर्स्ट की में जाएगा, तो फर्स्ट की वाला कहां जाएगा, उसको भी तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि तो दूसरी बार वाले लूप में काम करेगा। मतलब इसका वाला जो है वो दूसरी बार वाले लूप में काम करेगा। तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल ओल्ड इमेज इक्वल्स टू खाली, पहले से ओल्ड इमेज आपका एम्प्टी है। आपने बोला कि सिंपली क्या करो, बॉक्सेस के i+1 पे इनर एचटीएमएल में क्या डाल दो, बॉक्सेस के i से उठाकर इनर एचटीएमएल डाल दो। बट उससे पहले बॉक्सेस के i+1 में जो इनर एचटीएमएल है वो किस में डाल दो, ओल्ड इमेज में डाल दो, ताकि वो पूरी तरीके से डिलीट ही ना हो जाए कहीं। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? ठीक है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे कंसोल लॉग ओल्ड इमेज, क्या हुआ देखो, एरर तो आनी थी ऑब्वियसली, बट उसको सही करेंगे अभी अपन, कोई बात नहीं। हमने बोला कि ओल्ड इमेज जो है, नहीं इसको थोड़ा सा और हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि ओल्ड इमेज रखने से ये हमारा फर्स्ट टाइम में ही गड़बड़ कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसको यहां शिफ्ट करना है, और फिर क्योंकि लूप तो आपका चल ही जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो आपने यहां से यहां शिफ्ट किया और इसको रखते हुए फिर आगे शिफ्ट करना है। इसका एक और बेटर तरीका है, मतलब इसको ना करके एक और बेस्ट अप्रोच है, वो ये है कि ओल्ड इमेज का क्या करो, एक एम्प्टी एरे बना लो और यहां पर ओल्ड इमेज डॉट पुश करवा दो। पहले मतलब पहली बार क्या होगा, पुश करके सारी ओल्ड इमेजेस उठा ले। कैसे उठाएगा कि बॉक्सेस के आई से इनर एचटीएमएल। तो आपके पास एक एरे आ गया जिसके अंदर आपकी सारी की सारी क्या पड़ी हुई है, ओल्ड इमेजेस पड़ी हुई है। तो क्लिक करते ही, सॉरी इसके अंदर रखो, क्लिक करते ही 0th की पे कौन था, फर्स्ट की पे कौन था और 2 पे कौन था, ये आ गया, 0 1 2 3 आ गया। अब इसका एरे चलाना है, फॉर वेरिएबल j इक्वल्स टू 0, j लेस देन ओल्ड इमेज डॉट लेंथ बोल दो या बॉक्सेस डॉट लेंथ बोल दो, दोनों एक ही बात है। जितने बॉक्सेस होंगे उतनी ओल्ड इमेज की लेंथ बनेगी, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस। अब यहां पर लॉजिक वाली चीज क्या होगी देखना, यहां पर लॉजिक वाली चीज सबसे पहले ये बोलती है कि इस काम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ही रखो सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ हमें फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट करवाना है। सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे बॉक्सेस के 0 पर, मतलब इसको हम चलाएंगे बाद में, ठीक है। बॉक्सेस के 0 के
इनर HTML में क्या करना है, बॉक्सेस के 0 के इनर HTML मतलब ये वाली इमेज आगे जानी चाहिए, इसका इंडेक्स क्या है 2, तो 2 वाली इमेज किस पे जानी चाहिए, 0th वाले बॉक्स पे जानी चाहिए। ये एक एरे है, हम डाल रहे हैं बॉक्स पे और उठाएंगे कहां से, ओल्ड इमेज से। तो हम यहां सिंपली लिख देंगे सबसे लास्ट वाली इमेज, यानी सबसे लास्ट वाली इमेज का एड्रेस क्या होगा, ओल्ड इमेज लेंथ माइनस, यही होगा सबसे लास्ट वाली इमेज का। सबसे लास्ट में हमारे पास में वापस देखो क्या हुआ, इस एरे को मत चलाओ एक बार के लिए, इस लूप को भूल जाओ। ये इमेज वहां शिफ्ट हुई, क्या हुआ वापस से समझे अगर हम लोग, तो 1 2 3 3 हमारे पास में क्या है, पहले ही हम लोगों ने पहले हमने एक लूप चलाया और उस लूप को हम क्या बोल रहे हैं कि तुम अंदर जाओ और पहली दूसरी और तीसरी इमेज को एक एरे के अंदर, मतलब पहली दूसरी और तीसरी जो इनर HTML है उसको क्या करो एक एरे के अंदर बिठा लो, आगे एरे के अंदर। अब एरे में ये 0th की पे फर्स्ट कीपर है या सेकंड कीपर है, फिर हमने बोला उसके तुरंत बाद वाला कोड क्या करेगा, तो एक चीज तो फिक्स है, इसको क्या करना है उधर लेके जाना है, यही है। तो हमने बोला कि शुरुआती बॉक्स में इमेजेस की सबसे लास्ट इमेज चाहिए, तो ओल्ड इमेज में कितनी इमेज है 3, 0 1 2, तो कैसे निकलेगा, तो हमने बोला ओल्ड इमेज की लेंथ -1, मैं आपको ओल्ड इमेज की लेंथ बताऊं अगर यहां पर तो कितनी है 3 3 -1, लास्ट इंडेक्स आ गया 2, तो हमने बोल दिया कि सेकेंड इंडेक्स का जो भी है वो सब कुछ उठा के किस में डाल दो, 0th इंडेक्स में डाल दो। यहां तक तो समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट की कहानी क्या बोलती है, तो इसके नेक्स्ट की कहानी ये बोल रही है कि आपने शुरुआत की है 0 से, बट यहां पर आप बोलोगे बॉक्सेस के J+1 में, J+1 में मतलब कि 0 से शुरुआत की, तो 0 + 1 कितना होता है 1 के इनर HTML में ओल्ड इमेज का क्या डालना है J डालना है, मतलब कि बॉक्सेस के 1 में 0 वाली तो कहानी ऊपर हो चुकी है, मतलब बॉक्सेस के 0 को हमें देखना ही नहीं है, बॉक्सेस के 1 के इनर HTML में क्या जाएगा ओल्ड इमेज का 0, मतलब कि ओल्ड इमेज का 0 मतलब ये इमेज आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं वापस से लॉजिक को एक बार, J+1 इनर HTML और इनर HTML लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसको कंसोल लॉक करवा के देखते हैं। एक एक लेवल पे पूरा आपको ऑब्वियसली चेक तो करना ही पड़ेगा कि ये कोड बन क्या रहा है, तो जहां जहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड है वहां पर मैं इसको यूज कर लूंगा, बाकी सबको मैं एज ए स्ट्रिंग मान रहा हूं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे या तो ये इसके बाहर चला गया, बट ये फंक्शन के अंदर ही बना हुआ है ना, ठीक है। ब्राउजर यहाँ हो गया क्या, इन्फिनिट लूप चल रहा है क्योंकि बॉक्सेस के लेंथ से कम चलना है, और I++ लगा दिया है, सॉरी J++ होगा ना, क्योंकि हम तो J वाले लूप की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक लेवल पे टेस्ट कर पाओगे और आपको पता चल जाएगा। इसको हटाओ, नहीं तो इन्फिनिट लूप अभी ठीक है। अब इधर आ जाते हैं और चेक करते हैं, क्लिक किया, देखो क्या हुआ, ये कोड चल रहा है, कोड बोल रहा है कि 0th इमेज को, 0th मतलब वो जो पहले यहां से निकली थी वो 1 में डाल दो, तो सही है कोड यहाँ पर। फिर बोल रहा है कि जो 1 से निकली थी, जो यहां से निकली थी वो कहां डाल दो 2 में डाल दो, और 3 तक तो जाना ही नहीं है क्योंकि लास्ट वाले की तो हमें बात ही नहीं करनी है, तो आप यहां लेंथ क्या कर दो -1 लगा दो, ठीक है। बॉक्स की लेंथ से -1 मतलब 3 से -1 क्या होता है 2, और 2 से भी नीचे तक चलना है, मतलब 0 और 1 के लिए ही चलना है, क्योंकि 2 वाला काम तो पहले हो चुका है। तो जब इस कोड को मैं वापस से यहां से एक्टिव करूंगा, तो ये ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका होगा इमेजेस को, देखना अच्छे से समझ लो, ये चार्ट है, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगी, और ये यहां हो रहा है शिफ्टिंग। फिर अब
अब ये आपका लॉजिक बन के रेडी है। अब जितनी बार क्लिक करोगे आगे शिफ्टिंग होती जानी चाहिए। नहीं हो रही है, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो ओल्ड इमेज है ना, उस नहीं अपडेट नहीं, अगर आप ओल्ड इमेज को देखोगे तो अब ओल्ड इमेज के अंदर पे 27 टाइम्स वो जा चुका, क्योंकि आपने पहले पुश भी तो करवाया ना। तो पहले तो आपने सारे पुश करवा दिए, तो इसलिए इस खाली कुछ नहीं करना है, इस वेरिएबल को इसके अंदर बना दो, ताकि हर बार ओल्ड इमेज पहले खाली एरे हो, फिर उसमें 3 इमेजेस ही पुश हो, दूसरी बार बंदा क्लिक करे तो फिर से वो खाली एरे बन जाए। शिफ्टिंग हो रही है आगे आगे। ये मैं कंसोल लॉग वाले कोड को हटा देता हूं और वापस से आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं कि हो क्या रहा है। यहां पर है 0 1 2, तो हमने क्या किया, एक एरे लिया, उस एरे के अंदर रख दिया 0 1 और 2। ठीक है, तो 0 पर ये आ जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा और 2 पे ये आ जाएगा। जब ये हो गया और हमने जमा कर लिया साइड में, तो हमने बोला कि जो हमने इकट्ठा किया है उसमें से सबसे लास्ट वाली इमेज वो कैसे पता चलेगी। तो जो सबसे लास्ट वाली इमेज है वो कहां से आएगी, थर्ड इंडेक्स, मतलब लेंथ कितनी है 3, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो इसका मतलब लास्ट इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम होता है। तो हमने बोला लेंथ से एक कम क्या होता है, लास्ट इंडेक्स होता है, तो लेंथ माइनस 1। ठीक है, लास्ट इमेज उठाकर सबसे पहले वाले बॉक्स में डाल दो। यहां तो एक कहानी तो खत्म हो गई, मतलब ये तो आगे चली जाएगी अपने आप। समझ में आया पक्का। अभी भी हमारे पास में वो ओल्ड इमेजेस वाला एरे तो रखा हुआ है ना, संभाल के रखा हुआ है, उसमें हमारे जीरोथ की पर जो था उसको +1 पे डालना है। तो जीरोथ की पर क्या था, मतलब ये वाली इमेज थी, वो +1 पे, मतलब 1 पे शिफ्ट हो जाएगी। 1 की पे तो जो था वो +1 पे डालना है, तो 1 की पर ये थी वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लिक करते हो रहा है, 2 वाली 0 पे, 0 वाली 1 पे, 1 वाली 2 पे। और ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर मैंने पहले ही सारी इमेजेस को स्टोर कर लिया। 0 1 2 कौन कौन सी होने वाली है वो पहले ही स्टोर कर लिया। जब भी यूजर मेरा क्लिक करता है मैं वापस निकालता हूं, स्टोर करता हूं, आगे से आगे वापस डलवाता हूं, तो हर बार क्लिक होने पे इमेजेस स्वैप हो रही है। देखो आगे बढ़ती जा रही है। आप एक ही चीज को देखो, मतलब चार्ट को, और नेक्स्ट स्वैप होती जा रही है। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, कि सबसे पहले जाओ और तीनों को निकालकर एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर जाओ और इस वेरिएबल में सबसे लास्ट वाली सबसे आगे रख दो, पहली वाली उसके +1 पे रख दो, पहली मतलब 0 वाली कहां रख दो, 0 + 1 1 पे रख दो। तो इस वेरिएबल के लिए जो 0 है वो +1 पे रख दो, इस वेरिएबल के लिए जो 1 है वो +1 यानी 2 पे रख दो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है, आराम से कोड देखो और बताओ। देखो किसी भी लॉजिक को बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक पेपर पेन लो, और अगर आप लॉजिक को उस पर ड्रॉ कर पाए कि आपको करवाना क्या है, तब आप जाके उसका लॉजिक बना पाओगे। आप अगर ये ट्राई करते हो कि सीधा ही मैं कोड लिखने बैठूं, तो नहीं होगा, क्योंकि आप कोड लिखने के लिए बैठोगे तो आपको 50 चीजें आती है। आपको लूप भी आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी आता है, एरे भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। अब आपका माइंड क्या सोचे, मतलब क्या लगाऊं, क्योंकि आप तो सीधा कोड लिखने बैठ गए। बट अगर आपने पहले उस लॉजिक को ड्रॉ किया है, तो अब आपको पता है कि मुझे क्या करवाना है। अगर मुझे कंटिन्यूसली किसी काम को करवाना है तो मेरे पास में क्या है, लूप है, तो आपके पास में एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। समझ गए, ऐसे बनाया था दीपक। इवन ये कोड ना बहुत अच्छे लेवल पे डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि मैं यहां पर एक और लगा दूंगा ना इमेज, जैसे मैंने 4 लगा दी तो 4 के लिए भी काम करेगा। ये कर रहा है, देखो क्या कह रहे हो। अरे वो तो कोई बात नहीं यार, इतना तो अपन समझ ही सकते हैं। आप सिर्फ ये लड़की को देखो और ये मूव कर रही है कि नहीं वो समझ लो बस, ठीक है। बस शिफ्टिंग होती जा रही है आगे आगे। तो ये आपका लॉजिक क्या है, डायनेमिक है। इवन इफ देयर वाज ओनली 2 तो भी स्वैपिंग होती, अगर 5 होते तो भी स्वैपिंग होती, क्योंकि हमने क्या किया, एक डायनेमिक लॉजिक बनाया है जिसका कहना यह है कि सबसे लास्ट इमेज को 0th की में डाल दो, बाकी सबको तो 1 प्लस में ही डालना है बस, वो तो इजी है।
बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ राधेश्याम, ऐसे बना ऐसे तो बन गया, चल रहा है कि ऐसे ही? फिर तो बढ़िया है, चलना चाहिए भले बनाया कैसे भी। पहला टास्क था ना, उसमें इमोशन से कर सकते हैं क्या चीज? आगे मूव भी वापस वो तो नहीं हो सकता ना, मतलब आप उस बटन को कैसे बताओगे कि अभी आगे चलना है या अभी पीछे चलना है? अगर आप वो बता सकते हो तो हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको हर बार यूजर से पूछना पड़ेगा कि अभी आपने बटन क्यों दबाया। जैसे समझ लो यूजर ने बटन दबाया, तो आप प्रॉम्प्ट में उससे ऑप्शन लो कि आपने बटन क्यों दबाया, आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। तो उसने बोला आगे जाने के लिए, तो फिर आपने आगे जाने वाला कोड एग्जीक्यूट किया। अगर यूजर ने बोला पीछे जाने के लिए, तो आपने फिर क्या किया, पीछे जाने वाला कोड एग्जीक्यूट किया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पता चल रहा है? आप समझ लो एक लिफ्ट में चढ़े, ठीक है, एक बिल्डिंग है 10 मंजिल की, आप 5वीं मंजिल पे उस लिफ्ट में चढ़े और उस लिफ्ट में एक ही बटन है, उसी से ऊपर जाते हो और उसी से नीचे जाते हो। तो उस लिफ्ट के अंदर उस बटन को दबाने पे लिफ्ट को कैसे पता चलेगा कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है? उस बटन के दबाने पे लिफ्ट आपको फिर से पूछेगा कि ऊपर या नीचे। जब उसका इनपुट दोगे तो फिर लिफ्ट आपको या तो ऊपर ले जाएगी या फिर नीचे ले जाएगी। सेम यहां पर जब यूजर बटन प्रेस कर रहा है, आप क्वेश्चन पूछोगे यूजर से कि ये बटन क्यों दबाया तुमने, फॉरवर्ड मूव करने के लिए, बैकवर्ड? यूजर ने बोला फॉरवर्ड, तो आपने फॉरवर्ड वाला कोड एग्जीक्यूट किया। लेफ्ट में भी तो कोड ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा। समझ गए? ठीक है राहुल? उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। आगे बढ़ा दिया था, फिर वापस पीछे लेके आए थे ना, तो वापस आगे बढ़ाए तो नहीं हुआ। पैन को कोड में लगी। अगर आप सिर्फ वैसा सोच रहे हो कि 5 इधर से इधर और इधर से इधर आ जाए और मेरे कोड को पता हो, जैसे समझ लो कि आप उसी लिफ्ट में हो और आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो अब आपको बटन दबाने पे लिफ्ट अगर पूछती है कि नीचे जाना है, तो इसका मतलब प्रोग्रामर बेवकूफ था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हो ना आप, तो वापस नीचे जाने का पूछना ही नहीं चाहिए। अगर आप थर्ड उस पे हो ऑलरेडी, ठीक है, वो अलग केस है कि उस लिफ्ट में बेसमेंट हो तो नीचे जाने के लिए पूछेगा, बट समझ लो लिफ्ट में नीचे कुछ है ही नहीं, वो उससे नीचे कुछ जा ही नहीं सकता। सेम अगर आपके डिव में वो जो 3 बॉक्सेस थे, 3 में सबसे लास्ट पे अगर आपका ऑलरेडी एलिमेंट आ चुका है, इससे आगे तो कोई एलिमेंट, मतलब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो वापस पीछे जाने के लिए उधर अपने आप वो जो बटन है वो पीछे जाने के लिए प्रोग्राम हो जाना चाहिए अपने आप। बट अगर बीच में आ गया, अब कहां जाना है? मतलब समझ लो कि जैसे 1 2 3 है, 1 पे खड़ा है तो पता है कि 2 पे जाएगा, 3 पे खड़ा है तो पता है कि 2 पे जाएगा, बट 2 पे खड़ा है तो कैसे जाना है? वहां पर क्वेश्चन फिर से पूछना पड़ेगा आपको। वो इतना तो काम कर गया था, लास्ट टाइम में वापस लास्ट सेकंड पे आ गया, वापस लास्ट पे चला गया। वही है कि ऊपर लास्ट वाले भी लिखा है ना, उसको तो एक और दे रखी है। मतलब जब आप लॉजिक बनाओगे ना, तो आपको सारे केसेस देखने पड़ेंगे, और जब केसेस आप नहीं देखोगे तो फिर बहुत सारी एरर्स आएगी आगे। मतलब आप मान लो कि अगर आप 2 चीजों को लेकर केसेस बना रहे हो, तो ट्रू फॉल्स के केस में भी 4 केस तो बन रहे हैं एटलीस्ट। अगर आप वहीं पर 2 की जगह 3 चीजों पे आ गए तो 8 केस बन गए अपने आप। तो 8 केसेस को चेक करके फिर आपको पता चलेगा कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो 3 बॉक्स है आपके पास में, तो अपने आप केसेस बढ़ गए। राधेश्याम चले नेक्स्ट। आज श्रवण नहीं आया हुआ है।
देखो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ी दो चीजें, वो क्या थी, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल। अब तीसरी चीज पे जाएंगे, दैट इज डॉट वैल्यू, जो सिर्फ इनपुट्स के लिए यूज होती है। इनपुट्स का मतलब मैं इनपुट टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, इनपुट्स एज इन की जो आपका सिलेक्ट बॉक्स है वो भी एक टाइप का इनपुट है। आपका यूजर वहां से कुछ सिलेक्ट करेगा ना। आपका जो टेक्स्ट एरिया है वहां भी यूजर कुछ इनपुट देगा, रेडियो बटन्स में भी यूजर कुछ इनपुट देगा, ठीक है। तो उन सभी जगहों पर डॉट वैल्यू यूज होता है इन प्लेस ऑफ डॉट इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल, क्योंकि उसके इनर में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब क्या करें, इधर आ जाते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। राजेश पानी चाहिए क्या? मजाक में नहीं पूछ रहा हूँ, सीरियसली पानी पीना है क्या? इसके अंदर एक इनपुट ले लेता है इधर, और उसके जस्ट नीचे एक H1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम जो इनपुट में लिखेंगे वो हमें एज इट इज नीचे H1 में दिखना चाहिए, ये लगाना हमें, ठीक है राहुल। और एक बटन भी लगा लेते हैं, फिलहाल क्लिक पे दिखना चाहिए, बाद में और तरीके लगाएंगे। पेरेंट स्पेस एस्ट्रिक का मतलब है पेरेंट के अंदर वाले सारे। H1 को एक आईडी दे दो RES नाम से, इसको एक आईडी दे दो IMP नाम से, यहां पर लगा दो ऑन क्लिक। क्लिक होने पर क्या करवाना है, क्लिक होने पर तो हमने एक फंक्शन बुला दिया टेस्ट नाम से, ठीक है। नाम फंक्शन का कुछ भी रख सकते हो आप, या गेट डेटा रख लेते हैं, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे यूजर इस पे क्लिक करे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और ये फंक्शन क्या करेगा, इससे इनपुट उठा, इस इनपुट से वैल्यू उठाकर किस में डालेगा, RES के अंदर। तो इनके सिलेक्टर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID IMP, सिमिलरली RES में यहां यूजर कुछ डालेगा, क्लिक करेगा, उठा के किधर डालना है, नीचे H1 टैग के अंदर। तो आपने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया, देखो अब तो आप लोग बड़े हो चुके हो इसलिए मैं एक ही लाइन में कोड लिख रहा हूँ, RES डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू IMP डॉट वैल्यू। इनपुट की वैल्यू उठाओ और सीधा किस में डाल दो, RES के इनर टेक्स्ट में डाल दो। ये क्या है, सेट, और इसके लिए सॉरी ये क्या है, गेट। यहां से तो आपने इक्वल्स में कुछ नहीं लिखा तो आप गेट कर रहे हो, बट अगर आपने इक्वल्स में कुछ लिखा तो दूसरे वाले के लिए आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। ठीक है, आपने ये लिखा, क्लिक किया, वहां से उठा के कौन से टैग में डाल दिया, H1 टैग के अंदर डाल दिया। अगर आपने कुछ और लिखा तो वो हट जाएगा और ये लग जाएगा। वापस क्लिक करोगे तो यही चीज पड़ी है अंदर, वो उठती रहेगी और लगती रहेगी। हाँ मतलब वही, क्योंकि डेटा वही है ना अभी भी अंदर, इस इनपुट के अंदर अभी भी तो डेटा तो वही पड़ा है। आप 50 बार क्लिक करोगे तो भी क्या होगा, वही डेटा उठ के वापस लग रहा है, बस आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चेंज तो आ रहा है। देखो चेंज नहीं आ रहा तो इधर जादू नहीं दिखता, ठीक है। अब आपने बोला कि ये उठाकर फिर हमें क्या करना है, इनपुट डॉट वैल्यू को खाली कर देना है, तो एक अलग केस है। यहां पर आपने क्या किया है, सेट किया है। यहां पर आप इनपुट डॉट वैल्यू के लिए क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। तो हमने क्या किया आशीष, इनपुट से उठाकर किस में डाल दिया, रिजल्ट बॉक्स में, और रिजल्ट बॉक्स को क्या कर दिया, खाली। चलो देखें, क्लिक किया उठाकर,
इसके अंदर आ गया, ये खाली हो गया अपने आप, क्योंकि आपने क्या किया, रिजल्ट इनपुट की वैल्यू को एम्प्टी करवा दिया है। समझ गए? पक्का? लॉक कर दें। जो काम आप क्लिक पे करवा रहे हो, क्लिक पे मतलब कि आपने यहाँ हेलो दबाया और यूजर ने हेलो लिखा और यूजर ने क्लिक किया और ये आ गया। जो काम आप क्लिक क्लिक पे कर रहे हो, हम चाहते हैं कि वो क्लिक पे ना हो, वो की अप पे हो, तो बटन की तो कोई जरूरत नहीं। यहां पर एक इवेंट आएगा ऑन की अप। की अप का मतलब होता है कि जब भी यूजर कोई की प्रेस करे और छोड़े तो की क्या हुई, अप हुई। तो जैसे ही कीबोर्ड से की अप हुई, आपने क्या बोला, गेट डेटा वाला फंक्शन कॉल कर दो। क्लिक पे भी यही कर रहे थे ना, तो इधर भी यही करना है, बस खाली फंक्शन सेम है, बस इवेंट अलग हो गया। पहले एक बार हो रहा था क्लिक करने पे, अब जितनी बार टाइप करोगे, देखो, लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई, जैसे आप कुछ लिखते हो ना, वो खाली भी तो कर रहा है, खाली नहीं करवाना है। अब खाली करवाओगे तो फिर आप तो लंबी चीज कुछ लिख ही नहीं सकते। तो अब यहां पर जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो एक एक वैल्यू उठा रहा है। ऑन की अब मतलब जैसे की छोड़ी आपने, जैसे समझ लो मैंने यहां पर लिखा, तो जैसे की छोड़ रहे हो वैसे क्या हो रहा है, वो एक इनपुट में जाता है, इनपुट की वैल्यू उठाकर लेके आता है। जैसे मान लो इधर चलते हैं हम लोग और हमने यहां पर लिखा, तो अब इतना डेटा उठा लिया इसने। नेक्स्ट एक लेटर लिखते ही क्या होगा, फिर से एक डेटा उठा लिया। बैक करते ही आप तो ऑन की अप पे चला रहे हो ना, ऑन की अप पे आप तो ये पूरा फंक्शन ही चला रहे हो। तो जब जब यूजर की अप कर रहा है तब तब आप क्या कर रहे हो, इनपुट की वैल्यू उठाकर इनर टेक्स्ट में डालते हो और ये प्रोसेस चलता रहता है। समझ गए? ठीक है। जैसे ही आप क्या कर रहे हो, की अप कर रहे हो उस इनपुट के ऊपर, ये पूरा फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन इनपुट की वैल्यू उठाता है, H1 में डालता है, फिर क्लिक हो, फिर कॉल करते हो। तो आप यहां पर मैजिक देखो, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटेगा, वो पूरा हट के नया आया है। समझ गए? पूरा हट के नया क्यों आया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनपुट में गया, पूरी वैल्यू उठाई और वापस से एज इट इज डाल दी। बट यहां हमें थोड़ी ऐसे दिखेगा कि पूरा हट के वापस आया है, इसलिए हमारे लिए ये ऐसा लग रहा है कि जे जा रहा है, ए जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, जा नहीं रहा है, वो पूरा नया उठ के वहां से आया हुआ है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? ये आपका कौन सा इवेंट है, ऑन की अप, जिसमें जैसे ही की अप हो रही है वैसे ही आप क्या करवा रहे हो, किसी की वैल्यू उठाकर नेक्स्ट में डालते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या चीज? वो तो H1 में है ना, तो H1 में तो बोल्ड होगा ना, H1 का तो काम बोल्ड करने का है। यही अगर H1 में ना हो के P में होता, आईडी तो वही सेम ही है, इनर एचटीएमएल तो लगना ही है, तो P में नहीं होता बोल्ड। टेक्स्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि आपने सबकी फॉन्ट साइज 30 बोली हुई है। ठीक है। क्या चीज जैसे? हाँ आ सकते हैं, बट उसमें फिर आपको मतलब यहाँ क्लिक पे करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो RAHU एक एक डालता जाएगा। वो भी केस समझते हैं, अभी पहले ये देख लो आप लोग एक बार। नेक्स्ट चले, तो देखो राहुल जो पूछ रहा है वो भी अपन कर देते हैं। लिखना है? लिख लो लिख लो।
सारा फंक्शन वगैरह ये सब मत लिखा करो, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है फंक्शंस वगैरह तो आपको बनाने आती हैं। देखो वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे आपने ये उठा लिया, मतलब ये सारा ही कोड ले लेता हूँ मैं एक तरीके से, बट वहां पर फिर ऐसे होगा राहुल कि ये यूएल है, ठीक है, आप ऑन क्लिक पे ही डेटा उठाओगे, की अब पे कुछ नहीं उठाओगे। लेकिन यहाँ पर जो आप ये डेटा डाल रहे हो ना, होता क्या है कि जब भी आपका इनर टेक्स्ट काम करता है, उसका काम करने का सिंपल सा तरीका है, पुराना उड़ा के फिर वो नया डालेगा। तो जैसे आप ये इनपुट डाल रहे हो ना, आप क्या करो, बैक टिक लगाओ, एल टैग बनाओ और उसमें डाल दो, ठीक है। तो अब जब आप यहां पर कुछ लिखोगे और क्लिक करोगे तो एक एल आई ऐड होनी चाहिए, नहीं हो रही है क्योंकि इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब एल आई आई तो सही बट टेक्स्ट फॉर्मेट में आई है। तो आप यहां पर से क्या कर दो, इसको इनर HTML कर दो, डन। अब जब आप कुछ और लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा, पुराना डिलीट करके नया लगाएगा। तो आप उसको बोल रहे हो प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, पुराना रखो, नया जोड़ो और फिर डाल दो। काम तो उसका वही है अभी भी, मतलब कि यहां पर आपने यहां पर बोला कि वेरिएबल ओल्ड इनर या ओल्ड HTML इक्वल्स टू, पहले गेट कर लिया ओल्ड HTML, पहले ओल्ड HTML गेट कर लिया, फिर क्या किया, ओल्ड HTML को कॉन्कैटिनेट कर दिया किसके साथ में, जो भी नई एल बना रहे हो उसके साथ में, और वापस डाल दिया। तो वो चीज भी हो सकती है जो आप कह रहे हो। तो अब वो क्या करता है, पूरा डेटा देखना, यहां पर सभी मैजिक होंगे सब में, तीनों तीनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब उसने क्या किया, ओल्ड डेटा उठाया, नया पकड़ा, कॉन्कैटिनेट किया, बड़ा डेटा बनाया और वापस डाल दिया। तभी तो तीनों में चेंज आ रहा है ना, तीनों में मैजिक दिख रहा है ना, नहीं तो फिर एक में ही दिखता, जो ऐड हुआ है वही दिखता। बट ये तीनों अपडेट, चारों अपडेट हुए, पांचों अपडेट हुए। समझ में आया क्या हुआ। तो ये ES6 टेम्पलेट लिटरल्स है राहुल, अभी अपने रिसेंटली तो पढ़े थे शायद, ये परसों वाली क्लास में ES6 और ES5 पढ़े थे ना शायद। बैकटिक लगा के आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो और उस स्ट्रिंग के अंदर डॉलर करले ब्रैकेट से एक वेरिएबल फैच कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपने डायरेक्टली वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको पुराना डेटा रखते हुए कुछ करना है तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर। हाँ हाँ, कुछ कुछ भी बन सकता है, आप यहाँ पर जो लिखोगे वो वहां जाकर बन जाएगा। नहीं नहीं, डिव से बाहर क्यों जाएगा, आप इस यूएल के इनर टेक्स्ट में इनर एचटीएमएल में डाल रहे हो तो वो इसके अंदर जाएगा सब कुछ, सब कुछ दिखा सकता है, यहाँ क्लास भी तो लग सकती है, वैसे भी दिखाएगा। मतलब वो तो अगर आपने CSS लगा ही नहीं रहा है, जैसे अभी क्या एल आई की कोई विड्थ नहीं है, बट अपने आप तो नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने CSS लगाई है तो दिखाएगा, मतलब आप ऊपर लिख दो कि यूएल के अंदर जो एलाइज हैं उनकी बॉर्डर दिखाओ, तो जितनी भी एलाइज आएगी उनकी बॉर्डर अपने आप दिखाता जाएगा। ये लिख दिया, अब आप जितनी एलाइज दोगे उनकी बॉर्डर्स अपने आप आती जाएगी। CSS का काम तो करना पड़ेगा ना, मतलब ये भी तो CSS का ही कंसेप्ट है ना, बाहर जाएगा मतलब क्यों जाएगा बाहर, क्योंकि उसकी हाइट आपने फिक्स कर रखी है, हाइट हटा दो, समझ गए। तो CSS का काम तो CSS ही करेगी, जावास्क्रिप्ट नहीं करने वाला उसके बदले। मतलब जावास्क्रिप्ट ये नहीं देखेगा कि अरे यार जगह कम पड़ गई तो मैं डेटा ना डालूं। आप तो बोल रहे हो कि क्लिक कर रहे हो डेटा डालो, तो फिर वो तो डेटा डालना ही है उसको। अगर उसके एंड पे CSS फेल हो रही है तो आपको CSS का कोड सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी दो काम करने हैं आप लोगों को। आपको कभी जिंदगी में ग्रीटिंग कार्ड मिला हो
या ना मिला हो या आपने किसी को दिया हो ना दिया हो राउट, बट बनाना है वेब पेज के ऊपर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहां पर हमारा कुछ इनपुट्स हो और यहां पर हमारा एक कार्ड बनता जाए बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, एक अच्छी सी पीछे इमेज लगी हुई है ग्रीटिंग कार्ड की। यहां पर आपके पास इनपुट हो टू, फ्रॉम, मैसेज, ये 3 इनपुट्स हो आपके पास यहां पर। जैसे आपका यूजर यहां टाइप करे तो यहां पर जाता रहना चाहिए। ठीक है, टू फ्रॉम, हाँ नहीं नहीं, टू इधर, फ्रॉम इधर, और जो यूजर मैसेज लिख रहा है वो इधर। ग्रीटिंग कार्ड तो ऐसे ही होता है ना। ये रियल टाइम ग्रीटिंग कार्ड है, मतलब आपका यूजर यहां टाइप करके देख सकता है कि मेरा मैसेज मेरे ग्रीटिंग कार्ड में कैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका यूजर यहां पर रियल टाइम पे टाइप करके देख सकता है कि मेरा ग्रीटिंग कार्ड जब जाएगा तो कैसा दिखेगा, मेरा इधर नाम कैसा दिखेगा, मेरा मैसेज कैसा दिखेगा, और मेरा फ्रॉम और टू कैसे दिखेगा। तो यहां पर आपका फ्रॉम आएगा, यहां पर आपका टू आएगा और बीच में मैसेज आएगा। समझ पाए क्या हो रहा है? पक्का? जैसे आप ऑनलाइन जाते हो और कप खरीदना है, अगर आपको उस पर आपकी फोटो लगानी है तो वो रियल टाइम पे कप पे फोटो लगा के दिखाते हैं ना कि जब आपके घर आएगा तो ऐसा दिखेगा। सेम आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि मेरा ग्रीटिंग कार्ड जब जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो रियल टाइम पे आपने डेटा डाल दिया कि मेरा इतना बड़ा मैसेज होगा, इतना मेरा नाम होगा, और ये फ्रॉम का नाम होगा, टू का नाम होगा, बन गया ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम राहुल ने बढ़ाया आप लोगों का, मैं नहीं देने वाला था। मतलब इनकेस आप बोलो कि सर दो दो क्वेश्चंस दे दिए आपने, तो अभी क्या करना है कि जैसे ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्लिक करने पे ये एक नया ऐड हो रहा है। आपको क्या करना है, इधर साइड में ना काउंट मेंटेन करना है कि कितने ऐड हुए अब तक, 1 2 3 4। जब जब ऐड होगा तब तब ये काउंट अपने आप क्या हो जाना चाहिए, आगे बढ़ता जाना चाहिए। जैसे पहले से काउंट क्या होगा, आशीष 0, बट इधर एक ऐड होते यहां पर क्या आ जाएगा 1, फिर ऐड हुआ तो फिर क्या आ जाएगा 2। वो काउंट इंक्रीज होना चाहिए कि कितने एलाइज आपने लगा ली अब तक। फिर आप जैसे एनआई बहुत ज्यादा होगी तो वेट अपने आप ओवरफ्लो नहीं होगा, वो बढ़ क्यों गया है? नहीं बड़ा कहीं नहीं था, वो तो मैंने यहाँ से हाइट हटाई थी इसीलिए बड़ा था। ठीक है, तो दो सिंपल से क्वेश्चन है, पहला तो ये वाला ग्रीटिंग कार्ड और दूसरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कल जब आओगे तो